हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर वेव्स की सारी डेरिवेशंस को अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। और आप जानते हो कि इसके अलावा बाकी के सारे चैप्टर्स की डेरिवेशंस मैं करवा चुका हूं। अगर आप नए हो चैनल पे और डेरिवेशंस रिवाइज करना चाहते हो तो आपको चैप्टर वाइज सारी डेरिवेशंस मिल जाएंगी। सारे वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस आपकी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारा मटेरियल इस चैनल पे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जैसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्योरी क्वेश्चंस के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप नए हो चैनल पे और आपके पास ये सब मटेरियल नहीं है और आप चाहते हो कि हो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मनदीप एजुकेशन एकेडमी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। ऐप का नाम है मनदीप एजुकेशन एकेडमी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारा मटेरियल आपको दोनों जगहों पर आराम से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। वेव्स के अंदर जो जो भी डेरिवेशंस आपके सिलेबस में हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वेव्स चैप्टर के अंदर, वो सारी मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली डेरिवेशन है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक खींची हुई तार है या रोप है, तो उसमें अगर आप ऐसे एक झटका देते हो तो उसमें एक वेव पैदा होती है। उस वेव की वेलोसिटी क्या होती है? और आप जानते हो कि उस वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, इसमें आपने झटका दिया तो ऐसी वेव पैदा होगी इसके अंदर। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है कि जैसे ये जो डिस्टरबेंस है ये तो ऐसे जा रहा है, लेकिन ऐसे जाते जाते जो रोप के पार्टिकल्स है उनको ऊपर नीचे ऑसिलेट करवाता हुआ जा रहा है। मतलब जब पार्टिकल्स डिस्टरबेंस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करें तो ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे, खींची हुई रस्सी पे ये जो ट्रांसवर्स वेव बनी है बच्चों, इसकी जो वेलोसिटी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उस पे, खिंचाव जो है ना, जो टेंशन इसमें डेवलप हुई है उस पे, और इस स्ट्रिंग के मास पर यूनिट लेंथ पे। मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा से हम डिनोट करेंगे और उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये जो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं वी का, ये डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड से डिराइव करने जा रहे हैं। तो वी जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है? टेंशन पे और लैम्डा पे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया है यहां पे, और वेलोसिटी की डायमेंशंस पुट करी LT-1, टेंशन फोर्स होती है उसकी डायमेंशंस पुट करी, और यह है मास पर यूनिट लेंथ, इसकी डायमेंशंस पुट करी, इसकी पावर A इसकी पावर B। डायमेंशंस वाला मेथड तो आप जानते ही होंगे। फिर हमने M की सारी पावर्स को ऐड कर दिया, L की सारी पावर्स और T की सारी पावर्स को, और कंपेयर कर दिया। इधर M की पावर 0 है क्योंकि M है ही नहीं, इधर M की पावर है A+B, तो A+B हो जाएगा 0। सिमिलरली L की पावर यहां A-B है, यहां 1 है, तो A-B हो जाएगा 1। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, जैसे मर्जी कर लो। आप सॉल्व करके A और B की वैल्यू निकाल लो। A आएगा 1/2, B आएगा -1/2, और फॉर्मूले में पुट कर दो। तो ये फॉर्मूला हमारा यहां पे बन जाएगा, ये रहा ना फॉर्मूला हमारा, ये रहा फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा V = K T की पावर 1/2, लैम्डा की पावर -1/2, और पावर -1/2 है तो नीचे चला गया, तो T की पावर 1/2, लैम्डा की पावर 1/2। 1/2 का मतलब होता है √, तो T बाय लैम्डा। V = K √T बाय लैम्डा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसेस। गैस के अंदर कोई भी गैस है, जैसे ये इस रूम की बात करो तो यहां पे बहुत सारी गैसेस हैं, और मैं जो बोल रहा हूं वो साउंड है, और साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेव गैसेस में, अगर आपको नहीं पता लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है तो मैं बता देता हूं कि ऐसा नहीं कि डेरिवेशन वाला वीडियो तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते हम, जो भी आपके काम की चीजें पढ़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है बच्चों जिसमें पार्टिकल्स ऑसिलेट तो करते हैं बट वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में ही करते हैं। जैसे ऐसे वेव जा रही है तो पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। जब वो पास आ जाते हैं उस रीजन को हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, और जब दूर चले जाते हैं पार्टिकल्स तो उस रीजन को रेयरफैक्शन बोलते हैं। ऐसी वेव की वेलोसिटी गैसेस में गैस में जब ऐसी वेव चल रही है तो उसकी वेलोसिटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो वो गैस के बल्क मॉड्यूलस पे डिपेंड करती है, दूसरा गैस की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगा के K लगाया, वेलोसिटी की जगह LT-1 लिखा,
के, तो के रहा बी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की स्ट्रेस वाली डायमेंशन हुई, और स्ट्रेस होता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो ये रख दी इसकी डायमेंशन, और रो तो डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। फिर वही किया, ए की पावर, डायमेंशन वाला मेथड आता है कि नहीं आता है, आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर का तो फंडा आता होगा। m की पावर a है और b है, तो a प्लस बी, l की पावर माइनस a है, माइनस 3b है, t की पावर माइनस 2a है। पावर्स को इक्वेट किया, है ना, यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे ये है तो इसको हमने 1 रख दिया, यहाँ m की पावर a प्लस बी है, यहाँ 0 है तो इसको ये रख दिया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, अगेन वी गॉट a 1/2 b माइनस 1/2, जो हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा v इक्वल टू k अंडर रूट b बाय रो। समझ में आई बात? ओके। इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। एक जो वेव है हमारी, ऐसे वेव चलती हुई जा रही है, मान लो एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो ऐसे चलती हुई जा रही है ना, और जब ये चलती हुई जाएगी तो ये पार्टिकल्स को ऊपर नीचे ऑसिलेट करवाएगी, तो एक ऐसा पैटर्न बनेगा, आप जानते हो क्रेस्ट और ट्रफ में। तो हमने इस वेव की इक्वेशन निकालनी है। अब वेव की इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने वो पढ़ा ना ऑसिलेशंस, तो उसमें ऑसिलेटरी पार्टिकल की जो इक्वेशन आई थी वो आई थी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, वो आई थी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन आपको क्या देती थी, ये इक्वेशन आपको उस पार्टिकल की जो ऑसिलेट कर रहा है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट देती थी टी टाइम पे, है ना, कि जैसे ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये मीन पोजीशन है और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो किसी भी टाइम टी पे 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, जैसे एक पार्टिकल ऐसे ऊपर गया फिर इधर नीचे आया फिर ऐसे ऊपर गया, तो मान लेते हैं यहां तक जाने में उसे 4 सेकंड लगा, तो 3 सेकंड बाद कहां होगा, यहां होगा। तो आप इस इक्वेशन में टी की जगह 3 पुट करोगे तो आपको इतना y मिल जाएगा, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी पार्टिकल की कि इतना टाइम पे कितनी दूर होगा। क्लियर हो गई बात? ओके। लेकिन वेव क्या है, देखो ऑसिलेशन में तो एक ही पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वेव में बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। जैसे ये वेव गई, जुम ऐसे वेव गई, ऐसे वेव गई, तो ये जितने भी पार्टिकल्स थे, यहां पे रस्सी थी, यहां ये हवा थी, एयर थी, कुछ भी था, वो सारे ऑसिलेट करने लगते हैं। जब डिस्टर्बेंस, वेव क्या है, डिस्टर्बेंस ही तो है ना, यहां पहुंचा तो ये ऑसिलेट करने लग गया, फिर आगे निकल जाएगा, तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन आगे वाले ऑसिलेट करने लगेंगे। तो जब हम वेव की इक्वेशन लेंगे तो हम अपने दिमाग में क्या रखेंगे, देखो ऑसिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन था वो सिर्फ टी का फंक्शन था, मतलब टाइम का फंक्शन था, कि हमें जस्ट ये बताना था कि इतने टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेकिन वेव के केस में हमें यह तो बताना ही है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, साथ ही यह भी बताना है कि कौन से पार्टिकल की बात हो रही है। समझे? जैसे यहां से वेव स्टार्ट हुई और ये पूरे मीडियम में चली, अब मेरे को कोई कह रहा है कि t इक्वल टू 5 सेकंड पे मेरे को y बताओ, तो मैं बोलूंगा भाई किस पार्टिकल का बताऊं, है ना। समझ में आई बात? भाई यहां भी पार्टिकल है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी, सारे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो मेरे को t इक्वल टू 5 सेकंड पे अगर बताना है कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो किसकी बताऊं, इसकी बताऊं, इसकी बताऊं, इसकी बताऊं, इसकी बताऊं। तो सिर्फ टाइम का फंक्शन होने से बात नहीं बनेगी। वेव की जो, वेव के लिए जो y आएगा यानी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट, दिस हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ t एज वेल एज x। ये t और x दोनों का फंक्शन होना चाहिए। मतलब मैं ये भी बताऊं साथ में कि 5 सेकंड बाद मुझे उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो 3 सेकंड की दूरी पर है, कि किसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए और किस टाइम पर चाहिए। समझ में आई बात? तो इसलिए जो वेव की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ t एज वेल एज x, वो t और x दोनों का फंक्शन हो। कैसे? अब भाई जो पार्टिकल t इक्वल टू, मतलब जो पार्टिकल ओरिजिन पे है, पहला वाला पार्टिकल, ये
अभी दूसरे पार्टिकल्स की बात करते हैं। ये यहां से वेव शुरू हुई, तो ये जो पहला वाला पार्टिकल है इसकी टी टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए साइन ओमेगा टी, सिर्फ इसकी तो इतनी होगी ना। अच्छा मान लेते हैं वेव की वेलोसिटी v है, तो ये जो x दूरी पे जो पार्टिकल है यहां पर डिस्टर्बेंस कब पहुंचेगा, अगर t इक्वल टू 0 पे यहां पहुंचा था तो यहां कब पहुंचेगा भाई, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पे कब पहुंचेगा, x बाई वी टाइम पे पहुंचेगा। अगर यहां t इक्वल टू 0 पे पहुंचा था तो यहां x बाई वी टाइम पर पहुंचेगा। ओके, तो अगर t इक्वल टू 0 पे यहां पहुंचा था और एनी टाइम t पे इस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो y थी, तो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वही t प्लस एक्स बाई वी पे होगी ना भाई। अगर ये पार्टिकल, इस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 0 पे यहां से डिस्टर्बेंस शुरू हुआ और t इक्वल टू मान लो 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे ये पार्टिकल यहां कहीं था, तो अब ये डिस्टर्बेंस यहां 10 सेकंड बाद t इक्वल टू 10 पे पहुंचा, तो यही पार्टिकल ठीक इस जगह पर अब 10 सेकंड बाद तो यहां डिस्टर्बेंस पहुंचा है अभी, अब तो ये ऑसिलेट करना शुरू हुआ है, तो ठीक इतनी डिस्प्लेसमेंट इसकी कब थी, जब डिस्टर्बेंस इसके पास था उसके 2 सेकंड बाद ये यहां था, तो जब डिस्टर्बेंस इसके पास होगा तो उसके 2 सेकंड बाद ये भी यहां होगा, यानी अगर डिस्टर्बेंस 10 सेकंड पे यहां पहुंचा है तो ये पार्टिकल यहां पे कब होगा, 10 प्लस 2 पे, यानी कि 12 सेकंड पे ये एग्जैक्ट वही डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी जो इसकी 2 सेकंड पे थी, है ना। अच्छा अब ये तो एग्जांपल हो गया, तो जो इसकी टी पे थी, ये तो मतलब वैल्यूज लेके मैंने समझा दिया, तो जो इसकी टी पे थी वही डिस्प्लेसमेंट इसकी टी प्लस एक्स बाय वी पे थी, या फिर मैं बोलूं कि जो इसकी टी माइनस एक्स बाई वी पे थी, है ना, इसकी जो टी पे थी वही इसकी टी माइनस एक्स बाई वी पे थी। भाई टी में एक्स प्लस वी कर दूं यहां आ जाऊंगा, टी में एक्स माइनस वी कर दूं वापस यहां चला जाऊंगा, क्लियर हो गई बात। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पी मतलब ये बाद वाला पार्टिकल और ये ओ मतलब ये पहले वाला पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पी एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ओ एट एक्स बाय वी सेकेंड्स अर्लियर, ठीक है। तो P पे सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट O T माइनस एक्स बाई वी सेकेंड्स पे होगी कितनी, तो जो इसकी इक्वेशन थी उसमें मैं देखो मुझे निकालनी तो इसकी है, लेकिन मेरे को पता लग गया कि जो इसकी x बाई वी पे होगी वही इसकी t माइनस एक्स बाई वी पे होगी, तो इसकी t माइनस एक्स बाई वी सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो हम इसकी इक्वेशन में t की जगह t माइनस एक्स बाई वी डाल दे, अगर इसकी इक्वेशन में t की जगह t माइनस एक्स बाई वी डाल दे तो वो हमको मिल जाएगी, है ना। तो हमें यहां पे y मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। तो ये है डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले वाले पार्टिकल की t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे, बट यही तो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल p की भी x बाई वी टाइम पे, समझ गए। सो y हमको मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। सो यहां पे हमने t की जगह t माइनस एक्स बाई वी रखा, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई किया, ओमेगा t और ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। अब ओमेगा बाई वी क्या होगा बच्चों, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और आप जानते हो न्यू बाई वी क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा। भाई वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द वेव होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ द वेव ये होता है। तो आप ये बताओ, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी को इधर ले आओ, तो फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी लैम्डा को इधर ले आओ, तो फ्रीक्वेंसी बाय वेलोसिटी इज 1 अपॉन लैम्डा, तो इसको 1 अपॉन लैम्डा लिखा, और 2 पाई बाय लैम्डा के होता है, के इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, तो यहां पे ओमेगा बाय वी की जगह हमने के लिख दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव विच इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने यही वाला लिया ना डायरेक्शन। अगर वेव नेगेटिव में जा रही हो तो यहां माइनस की जगह आपने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना, ठीक है। नाउ द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। अब दो चीजें चल रही है बच्चों, एक तो वेव आगे बढ़ रही है और दूसरा पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, तो ये वेव की वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। वेव जा रही है एक्स में, तो वेव की वेलोसिटी हो गई dx बाई dt, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं y में, तो पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई dy बाई dt। तो हमें इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना होता है
वो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, dy बाई डी टी, और वेव वेलोसिटी क्या है, dx बाई डी टी। अच्छा, वेव की इक्वेशन अपने पास आ गई। अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करूं, इसको डिफरेंशिएट करो तो ए ही रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, है ना। ए ही रहेगा, ए ही रहेगा, साइन का कॉस हो गया। लेकिन फिर इसको अंदर डिफरेंशिएट करूंगा तो ओमेगा टी का ओमेगा आएगा चेन रूल से, और के एक्स जीरो हो जाएगा। एक्स तो वेरिएबल है, बट बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स को वी आर कंसिडरिंग एज कॉन्स्टेंट्स, तो हमने सिर्फ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, ठीक है। तो ये वीपी है। सिमिलरली अगर इसी इक्वेशन को, वेव वाली इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो वी विल गेट a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, ओमेगा टी का जीरो हो जाएगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक माइनस के आएगा साथ में। बट हम dy बाई डी एक्स निकाल क्यों रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज माइनस a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई के। अगर vp अपॉन dy बाई डी एक्स करें, a से a कटेगा, ओमेगा से, ओमेगा तो नहीं कटेगा सॉरी, a से a कटेगा, इस पूरे से ये कटेगा, ओमेगा बाई के बचेगा, माइनस ओमेगा बाई के। ओमेगा होता है टी 2 पाई बाई टी, के अभी हमने निकाला 2 पाई बाई लैम्डा, के एंगुलर वेव नंबर अभी बताया आपको, इससे ये कटा, लैम्डा ऊपर चला गया, लैम्डा बाई टी बचा। लैम्डा बाई टी आप जानते हो क्या होता है, वेव की वेलोसिटी। टी होता है टाइम पीरियड, ये वेव है, लैम्डा मतलब एक वेव में कितना डिस्टेंस कवर किया ये, और इसको कवर करने में कितना टाइम लगा है, टी। तो लैम्डा बाई टी वेव की वेलोसिटी हुई। सो दिस इज द वेव वेलोसिटी, दिस इज वेव वेलोसिटी, दिस इज पार्टिकल वेलोसिटी, एंड दिस इज dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस ग्राफ की स्लोप। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। इसको डिराइव कर लेना अच्छे से। अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स की। स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खिंची हुई रस्सियों पे खड़ी हुई तरंगे। स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, भाई एक रस्सी है, आपके फ्रेंड ने इधर से पकड़ ली, आपने इधर से पकड़ ली, और ऐसे ऊपर नीचे करने लगे, तो रस्सी में जो वेव्स बनेंगी वो रस्सी से बाहर तो नहीं जाएंगी क्योंकि रस्सी में ही बन रही हैं। तो ऐसी वेव्स को हम लोग स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड होती हैं। तो रस्सी में जो स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं उसका थोड़ा सा फिजिक्स हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये पॉसिबल क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं वो मैं लिख लाया हूं। अब मान लेते हैं कि रस्सी में एक वेव ऐसे जाती है, देखो अगर आप एक सिंगल पल्स छोड़ो, ये रस्सी आपने दीवार पे बांध दी, ये वॉल पे आपने रस्सी बांध दी और आपने से एक सिंगल झटका दिया रस्सी को, तो ऐसे एक ये पैटर्न जाएगा, और ये पैटर्न जब टकरा के वापस आएगा, यहां बना देता हूं, जब ये पैटर्न टकरा के वापस आएगा तो ये क्रस्ट का ट्रफ बन जाता है। आप ऐसा करके देख सकते हो। तो जब क्रस्ट का ट्रफ बन जाती है कोई चीज, तो फेज में कितना डिफरेंस आ जाता है, 180 डिग्री का। भाई ये जो है, ये जो दो वेव्स हैं, एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, इन दोनों वेव्स में हम क्या बोलेंगे कि फेज डिफरेंस है 180 डिग्री, बिकॉज ये बेसिक्स हैं वेव्स के। ये जीरो है और ये कितना होता है, पाई का होता ना पॉइंट, तो इसका जीरो का वहां है जहां इसका पाई का है, तो इन दोनों में पाई का फेज डिफरेंस है। तो जब भी क्रस्ट ट्रफ बन जाता है पाई का फेज डिफरेंस आता है, और ऐसा तभी होता है जब दूसरा जो एंड है वो रिजिड हो। अगर दूसरी तरफ आपने दीवार पे बांधा हुआ है या आपके फ्रेंड ने कस के पकड़ा हुआ है, तो ये रिजिड एंड है, तो रिजिड एंड पे जब वेव टकराती है तो फेज डिफरेंस हो जाता है पाई का, और जब फ्लेक्सिबल एंड या ओपन एंड पे वेव टकराती है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ओनली डेरिवेशंस पे फोकस करें, ठीक है। तो ये जो वेव गई और ये जो वेव वापस आई, अब आपने देखो ये जो वेव गई और ये वापस आई, ये दोनों आपस में मिलेंगी। ये तो खैर ये तो वही है, तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लगातार ऐसे कर रहे हो तो ऐसे जा रही है वेव और नीचे से वापस आ रही है, तो ये जाती हुई और आती हुई वेव्स जब आपस में मिलती हैं तो स्टैंडिंग वेव्स जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ गए। तो ये जो जाने और आने वाली वेव में दो डिफरेंस है, एक तो डायरेक्शन बदल गई, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है तो ये नेगेटिव एक्स में जा रही है, और एक फेज डिफरेंस आ गया पाई का। तो अगर ये जाती हुई वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा टी माइनस, एल हो गया,
अगर ये जाती वेव की इक्वेशन है, ये जाती हुई वेव की इक्वेशन है ये, तो आती हुई वेव की इक्वेशन में एक तो माइनस एक्स की जगह प्लस एक्स लग जाएगा क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। दूसरा यहाँ पे एक प्लस पाई आ जाएगा क्योंकि फेज डिफरेंस आ गया, तो ये माइनस की जगह प्लस हो गया और एक पाई आ गया। साइन 180 प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, साइन 180 प्लस थीटा होता माइनस साइन थीटा, तो जो वापस आ रही है वेव उसकी ये इक्वेशन है। नाउ ये जाती हुई आती हुई वेव सुपर इंपोज करेंगी, इंटरफेरेंस होगा इन दोनों वेव्स का, एंड अ न्यू वेव विल बी फॉर्म्ड, जहां से अपने को स्टैंडिंग इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव्स की इक्वेशन मिलेगी। सो y1 प्लस y2 इन दोनों को ऐड किया, a कॉमन आ गया, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाया, 2 साइन c माइनस डी बाई टू कॉस c प्लस डी बाई टू, के एक्स से के एक्स कटा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कटा, माइनस 2 के एक्स बाई टू, माइनस 2 के एक्स बाई टू, 2 से 2 कटा। फाइनली दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर स्टैंडिंग वेव। अब अपने को एक बात तो पक्का पता है कि एंड में तो नोड बनता है, ये नोड क्या बला है बच्चों, स्टैंडिंग वेव का ऐसा पैटर्न बन जाता है। नॉर्मल वेव मतलब जो स्टैंडिंग वेव नहीं है, जो चलती हुई जा रही है, जहां तक उसे जगह मिली वहां तक चलती हुई जा रही है, जैसे मेरा साउंड, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव में जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जैसे ये स्टैंडिंग वेव आपकी रस्सी में बनी हुई है, तो जो पार्टिकल रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ऑसिलेट कर रहा है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ही ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में क्या है, जैसे वेव गुजरी, ये पार्टिकल अभी रेस्ट पे था, ये ऑसिलेट करने लगा, फिर वेव आगे निकल गई तो इसकी ऑसिलेशन कम हो गई, फिर वेव दूर निकल गई तो ये रेस्ट पे आ गया। तो जो पार्टिकल अभी रेस्ट पे है, हो सकता है वो ऑसिलेट करने लगे, हो सकता है फिर वो थोड़ा कम करने लगे जब वेव निकल जाए, हो सकता है वो रेस्ट पे आ जाए। तो पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो फिक्स नहीं है, यहां पे फिक्स है। जो पार्टिकल रेस्ट पे है वो परमानेंटली रेस्ट पे है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ऑसिलेट कर रहा है वो उतने से ही करता रहेगा, जिसकी जितनी है हमेशा उतनी ही रहेगी। दैट इज स्टैंडिंग वेव फॉर यू। सो एक बात अपने को पक्का पता है कि एंड में तो नोड बनेगा, ए पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, या ये दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स। ये वो पॉइंट्स हैं जो परमानेंटली रेस्ट पे हैं, और इन पॉइंट्स को एंटी नोड्स बोला जाता है, जो परमानेंटली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो अपने को एक बात तो पक्का पता है, मान लेते हैं कि ये x इक्वल टू 0 है, जहां से रस्सी का एक एंड है और ये रहा रस्सी का दूसरा एंड। ऑब्वियसली अगर रस्सी की लेंथ l है तो इस वाले एंड का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो l होगा, और ये बात हमें पक्का पता है कि इस एंड का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, क्योंकि एंड्स पे क्या बन रहे हैं, नोड्स बन रहे हैं। तो देयर इज नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन दैट पार्टिकल। तो हमारे पास ये वेव की एक जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बारे में अपने को एक बात पक्का पता है कि जब x l होगा तो y 0 होगा। तो अगर हम यहां पे x की जगह l और y की जगह 0 डाल दें इक्वेशन में, ये देखो y की जगह 0 डाल दिया, x की जगह l डाल दिया, ये सब साइन ओमेगा टी इधर आ गया 0, 2a इधर आ गया 0, तो यहां पे एक तो बचा साइन के एल और इधर बचा 0। साइन थीटा 0 पाई के मल्टीपल्स पे होता है, तो 0 की जगह हमने साइन एन पाई रख दिया, साइन से साइन हट गया, के एल राहुल मैच चल रहा ना आजकल, के एल नॉट राहुल, के एल एन पाई आ गया, के होता 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई कटा, और अपने पास एक ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन हमें देगा क्या, या तो एल एन लैम्डा बाय 2 कह लो, या लैम्डा इक्वल टू 2l बाय एन कह लो, है ना, लैम्डा इक्वल टू 2l बाय एन। ये रिलेशन हमें देगा क्या, अगर मैं इसमें n इक्वल टू 1 पुट करता हूं। देखो ये हमारा रिलेशन स्टैंडिंग वेव से आया, तो ये, और हमें पता है कि ये वैलिड तभी है जब n की इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, क्योंकि अगर n की इंटीग्रल वैल्यूज नहीं होंगी तो ये 0 नहीं आएगा, तो ये वैलिड ही नहीं है। सो ऑल दिस इज वैलिड फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n कैन बी 0, है ना। इंटीग्रल वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन अगर यहां n को 0 डाल दूंगा तो l 0 आ जाएगा, मतलब रस्सी की लेंथ ही नहीं है, मतलब रस्सी है ही नहीं, रस्सी है ही नहीं, तो स्टैंडिंग वेव्स किस पे बनाओगे। तो वी विल स्टार्ट विद n इक्वल टू 1, और n को अगर मैंने 1 डाला, n को यहां 1 डाला या यहां 1 डाला, तो l आएगा लैम्डा बाय 2, है ना। n को 1 डाला तो l आएगा लैम्डा बाय 2। जब आपने n को 1 डाला
तो आप बोलोगे ये है फर्स्ट हार्मोनिक, और L इक्वल टू लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 मतलब आधी वेव। तो ये कह रहा है, क्योंकि हमें पता है n की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 1 है, तो ये कह रहा है कि n जब 1 होगा, n जब 1 होगा, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है स्टैंडिंग वेव्स बनने की एक रस्सी के ऊपर, मिनिमम पॉसिबिलिटी स्टैंडिंग वेव्स बनने की रोप पे ये है कि आधी वेव बनेगी, उससे कम कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आधी वेव क्या होती है भाई, ये वेव है, ये पूरी वेव है, तो आधी वेव सिर्फ इतनी हुई। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी जो स्टैंडिंग वेव्स बनाने की है रोप के ऊपर, वो ये है आधी वेव, है ना। अगर आपने एक सिरा अपने फ्रेंड को पकड़ाया, दूसरा आपने पकड़ा, आप धीरे धीरे उसको ऐसे कर रहे हो, धीरे धीरे, ज्यादा तेज नहीं, धीरे धीरे, तो आपको ये पैटर्न उसमें बनता हुआ दिखाई देगा, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट हार्मोनिक, और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। और वो क्या होगी, आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग अंडर रूट टी बाई लैम्डा। देखो लैम्डा को ना बुक्स में कई जगह पे m लिखा हुआ है, बट मैं अवॉइड करता हूं m लिखना, बिकॉज m से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास है, बट दिस इज नॉट मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। सो समझ गए ना आप, तो यहां पे m लिखा हुआ है, लेकिन ये मास पर यूनिट लेंथ है, ये लैम्डा है, ये नॉट, ये m नहीं है ना। यहां मैं हर एक m की जगह लैम्डा कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हमने लैम्डा की टर्म्स में निकाला ना इसको, तो हम हर एक m की जगह यहां पे क्या कर देते हैं, लैम्डा कर देते हैं, ठीक। सो अच्छा, v होता है अंडर रूट टी बाई लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी पहले वाले की, फॉर n इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लैम्डा क्या है, n इक्वल टू 1 के लिए लैम्डा है 2l, है ना। n इक्वल टू 1 के लिए लैम्डा क्या आएगा 2l, n इक्वल टू 1 के लिए लैम्डा है 2l, तो हमने लैम्डा की जगह 2l डाल दिया, तो ये आई फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी नहीं सॉरी फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड, इतनी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, n को अगर हम 2 डाल दें, n को अगर हम 2 डाल दें, यहां पे n को 2 डालेंगे, 2 से 2 कटेगा, तो l इक्वल टू लैम्डा, यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी जो है ना स्टैंडिंग वेव की, वो ये है कि पूरी की पूरी वेव बनेगी रस्सी में। ये देखो रस्सी में पूरी वेव बनी, तो n इक्वल टू 2 डाला जब हमने तब, तो जब हमने n इक्वल टू 2 डाला, जब हमने n इक्वल टू 2 डाला, यहीं पे मैं साइड में लिख देता हूं, तो न्यू टू क्या आएगा, न्यू टू आएगा v बाय लैम्डा 2, है ना, और लैम्डा 2 क्या है l, तो 1 अपॉन l अंडर रूट v की जगह t बाय लैम्डा लिखना है हर बार। अब आप सोचो जो न्यू टू है वो इसका फंडामेंटल वाले का डबल है, क्योंकि यहां पे 1 अपॉन 2 था और यहां पे 1 अपॉन 2 नहीं है, तो ये इसका डबल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो न्यू टू है वो ट्वाइस ऑफ न्यू वन है ना। हम बोल सकते हैं कि जो न्यू टू है वो ट्वाइस ऑफ न्यू वन है। इसका मतलब है कि हम न्यू टू को बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, जो फंडामेंटल का जो भी मल्टीपल होता है उसको उतना हार्मोनिक बोला जाता है। अब ये n इक्वल टू 2 वाला फंडामेंटल का सेकंड मल्टीपल है, तो हम इसे सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे। सिमिलरली हम प्रूव करते जाएंगे कि जो n इक्वल टू 3 के लिए आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है। n इक्वल टू 4 के लिए जो आता है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये सारे क्या हैं, 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब सेकंड हार्मोनिक, सॉरी थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, और न्यू एन जो होगा वो n टाइम्स न्यू वन होगा, मतलब कि n इक्वल टू 2 के लिए फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। तो अगर आप और आपका फ्रेंड जो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और ये पैटर्न बन रहा है, अगर वो डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगेंगे तो रोप में पैटर्न ये बन जाएगा, और अगर वो ट्रिपल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगेंगे तो रोप में ये पैटर्न बन जाएगा। समझ में आई बात। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगली वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, उससे अगली वाली को बोलते हैं सेकंड ओवरटोन, उसके अगली वाली बोलते हैं थर्ड ओवरटोन। तो ये वाला जो है ये फर्स्ट ओवरटोन है। न्यू 3 जो होगा
न्यू 3 जो होगा वो सेकंड ओवरटोन होगा, न्यू 4 जो होगा वो थर्ड ओवरटोन होगा। समझ गए? अच्छा, पोजीशन ऑफ नोड्स, बेटा नोड्स कहां कहां पर हैं? नोड्स इस पोजीशन पर हैं। फॉर एग्जांपल अगर n3 है, n3 के लिए अगर हम लोग पैटर्न बनाएं तो ये पैटर्न बनेगा, पीछे देख लो आप, n=3 के लिए ये पैटर्न बनेगा। और याद रखना ये दो रस्सियां नहीं है, ये इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि ये है तो एक ही रस्सी लेकिन ऊपर जा रही नीचे जा रही, ऊपर तो आपको देखने में ये पैटर्न ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो n जितना भी है उतने ऐसे सेक्शंस में ये रस्सी डिवाइड हो जाएगी, n1 n2 n3 n4 n5 n6। तो n अगर 3 है तो नोड्स कहां कहां पर होंगे? आप ये फॉर्मूला याद कर लो कि नोड्स पहला तो 0 पे होगा, दूसरा l/n, और n 3 है तो दूसरा नोड होगा l/3 पे, फिर होगा 2l/n, तो फिर होगा 2l/3 पे, फिर होगा 3l/3 पे, यानी कि l पे। बस खत्म, इतने नोड्स होंगे। हिसाब लगा के देख लो, ये रस्सी है पूरी, इसकी लेंथ है l, तो पहला नोड कहां है? 0 पे, है ना? ठीक, 0 पे। दूसरा यहां है, ये क्या है? रस्सी का 1/3 पार्ट है, तो दूसरा l/3 पे है। फिर एक यहां है, ये रस्सी का 2/3 पार्ट है, तो तीसरा 2l/3 पे, चौथा l पे है। तो ये फॉर्मूला है। और एंटी नोड्स, हर दो नोड्स के बीच में, हर दो नोड के बीच में एंटी नोड है, तो एंटी नोड्स की पोजीशन क्या होगी? एंटी नोड्स की पोजीशन क्या होगी? इसमें जो जो भी ऑड हैं उनको आप 2 से डिवाइड कर दो, यानी l/2n, 2l/2n नहीं, ऑड वालों को 3l/2n एंड सो ऑन। ठीक है, और नंबर ऑफ एंटी नोड्स हमेशा n के बराबर होंगे। जैसे यहां n3 है तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स 1 2 3, और नंबर ऑफ नोड्स n+1 के बराबर होंगे। n3 है तो नंबर ऑफ नोड्स है 1 2 3 4। अब बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स की। ऑर्गन पाइप्स में क्या होगा? ऑर्गन पाइप्स मतलब कोई भी ऐसी पाइप जिसमें आप एयर ब्लो करो या तो आवाज आए, जैसे बांसुरी, है ना? तो उसमें क्या होगा? एक तो हम मान लेते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से खुली है। जहां पर ओपन एंड होगा वहां एंटी नोड बनेगा, जहां क्लोज्ड एंड होगा वहां नोड बनेगा। तो इसके दोनों एंड्स ओपन है तो दोनों तरफ एंटी नोड बनेगा, दोनों तरफ एंटी नोड बनेगा तो मिनिमम पॉसिबिलिटी ये रहेगी, है ना? यहां तक बना दोगे तो एक तरफ नोड एक तरफ एंटी, एक तरफ नोड एक तरफ एंटी नोड हो गया। नहीं, एक तरफ नोड एक तरफ एंटी नोड नहीं, दोनों तरफ से खुला है तो दोनों तरफ एंटी नोड, है ना? अगर दोनों तरफ एंटी नोड होगा तो दिस इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप जो दोनों तरफ से खुली है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो एक तरफ से खुली है एक तरफ से बंद है, ना कि दोनों तरफ से बंद है, फिर हवा कहां से ब्लो करोगे? ठीक, सो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है? देखो इतना हिस्सा क्या है, ये इतना हिस्सा क्या है? इतना हिस्सा, ये देखो ये होती है ना वेव, ये होती है वेव, ये पूरी वेव है, तो ये हिस्सा कितना है? ये केवल इतना हिस्सा है ना? इतना हिस्सा है। सो दिस इज λ/4, तो 2 λ/4 है यहां पे, 2 λ/4 है, तो λ/2 हो गया ना सीधा। तो λ1 कितना हो गया? 2l, यानी कि मिनिमम पॉसिबिलिटी है कि आधी वेव बनेगी। और आप जानते हो ये एयर है और इसमें ये साउंड जा रहा है ना? जैसे बांसुरी, हवा ब्लो कर रहे हो तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम यहां पे जब v का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑब्वियसली t/λ नहीं लगाएंगे, वही लगाएंगे अभी जो हमने पीछे पढ़ा था √b/ρ। लेकिन फिर इसको प्रूव किया जा चुका है कि बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो गामा इंटू पी होता है, गामा होता है cp/cv और p होता है प्रेशर, तो बल्क मॉड्यूलस की जगह गामा इंटू पी भी लिख सकते हो। सो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसेस का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, तो ये हम रख देंगे। ν1 कितना होगा? v/λ1, λ1 की जगह ये रख दिया, तो ये हो गई इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, फिर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, जब n को 2 डाला तो एक तरफ आपने नोड रखना है, दूसरी तरफ ओपन है ना, दोनों तरफ एंटी नोड रखने हैं। तो आप खुद सोचते चलो कि अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि दोनों तरफ एंटी नोड बने। ये पैटर्न होगी अगली पॉसिबिलिटी, जिसमें कि ये आधी वेव 1/4 1/4, तो पूरी एक वेव बन गई इन दोनों को मिला के, मतलब इस पूरे को मिला के पूरी एक वेव बन रही है। तो L इक्वल टू लैम्डा,
L इक्वल टू लैम्डा, तो L इक्वल टू लैम्डा, तो न्यू टू इज V बाई लैम्डा टू, और ये रखा तो ये भी ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसका भी ये सेकंड हार्मोनिक हुआ, फर्स्ट ओवरटोन हुआ। ऐसे ही जो न्यू 3 होगा वो 3 टाइम्स न्यू होगा, न्यू 4 जो होगा वो 4 टाइम्स न्यू होगा, और जो न्यू n होगा वो n टाइम्स न्यू होगा। ठीक है, तो इसमें भी जो हार्मोनिक आ रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे ही आ रहे हैं। अब अगर एक तरफ से बंद है और दूसरी तरफ से खुली है ऑर्गन पाइप, तो जो बंद है ऑब्वियसली वहां नोड बनेगा, जहां खुली है वहां एंटी नोड बनेगा। और अगर एक तरफ नोड बनता है दूसरी तरफ एंटी नोड बनता है, तो जो मिनिमम पॉसिबिलिटी रहेगी वो ये रहेगी 1/4 वेव की। 1 बाय, ये कितनी वेव है, 1/4। तो L इज फंडामेंटल मोड के लिए L इज लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा इज 4L, तो न्यू 1 इज V बाई लैम्डा 1 यानी 1/4L। ये हमारी फंडामेंटल मोड हो गया है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, एक तरफ नोड दूसरी तरफ एंटी नोड की सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये एक तरफ नोड फिर ये वाला एंटी नोड, ये पैटर्न तो हो गया, फिर आगे बढ़ो, ये नोड है यहां नहीं रुकना, ये एंटी नोड है ना, तो एक तरफ नोड दूसरी तरफ एंटी नोड की जो पॉसिबिलिटी है वो ये है। दिस इज व्हाट, ये भी अभी पूरी एक वेव नहीं हुई, आधी वेव और 1/4 वेव, सो दिस इज 3/4 लैम्डा, दिस इज 3/4 लैम्डा, तो लैम्डा हो गया 4L/3, तो न्यू 2 हो गया V बाई लैम्डा 2, लैम्डा 2 की जगह 4L/3 रखा, 3 ऊपर चला गया। तो अब देखो जो सेकंड वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल की 3 टाइम्स आई है, ना कि 2 टाइम्स, तो हम इसको हम सेकंड हार्मोनिक नहीं बोल सकते, ये फंडामेंटल वाले की 3 टाइम्स है, तो इसका जो फर्स्ट ओवरटोन है, फंडामेंटल के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल का जो अगला मल्टीपल होता है उसे ओवरटोन बोलते हैं, और वो फंडामेंटल का कितना मल्टीपल होता है उसे हार्मोनिक बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट ओवरटोन है ये थर्ड हार्मोनिक है। इसी तरीके से अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक तरफ नोड दूसरी तरफ एंटी नोड की, ये नोड है एंटी नोड, ये हो चुका है n इक्वल टू 1 में, ये हो चुका है n इक्वल टू 2 में, यहां रुक जाओ। सो दिस इज व्हाट 1 कंप्लीट वेव और लैम्डा बाय 4 एक्स्ट्रा, यानी 5 लैम्डा बाय 4। तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में 5 लैम्डा बाय 4 आएगा, तो न्यू 3 जब आप निकालोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सो दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, तो इसमें केवल ऑड हार्मोनिक्स होते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। एक्सप्रेशन फॉर बीट इंटरवल एंड बीट फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आखिरी डेरिवेशन है इस चैप्टर का। एक्सप्रेशन फॉर बीट इंटरवल एंड बीट फ्रीक्वेंसी, बच्चों बीट्स क्या होती हैं, अगर दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की आपस में इंटरफेयर करें तो नई वेव बनती है। ऐसी वेव्स हैं, देखो ध्यान से देखना कि जैसे एक वेव तो ऐसी है, एक वेव 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 वेव्स बन रही हैं, और एक दूसरी हमने ले ली यहीं से शुरू हुई जिसकी 1 2 3 4 5 5 है ना, 5 वेव्स बन रही है, उसकी 7 बन रही हैं, इसकी 5 बन रही हैं। तो क्या है, इसकी और उसकी फ्रीक्वेंसी में सिर्फ 2 का डिफरेंस है, उसकी 7 है उसकी 5 है। तो ऐसे में जब ये दोनों वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो कभी तो एक वेव के क्रस्ट का हिस्सा पूरी तरह दूसरे के क्रस्ट पे गिरता है, और ट्रफ पूरी तरह ट्रफ पे गिरता है, तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि जितना इसने 5 साइकिल जितनी देर में कवर करने हैं उसने 7 कवर करने हैं, तो फिर इनके पैटर्न में मिसमैच हो जाता है, तो कुछ हिस्सा क्रस्ट का ट्रफ पे गिरता है, कुछ ट्रफ का क्रस्ट पे गिरता है, तो इंटेंसिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। कुछ ऐसे रीजन्स मिलते हैं जहां पे इनका क्रस्ट और ट्रफ बिल्कुल अपोजिट होता है, मतलब इसका क्रस्ट होगा तो इसका ट्रफ होगा, वहां इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ऐसी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स से जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो नई वेव इनकी इंटरफेरेंस से जो नई वेव पैदा होती है, वो वेव ना कुछ ऐसी होती है, वो वेव कुछ ऐसी होती है जिसकी इंटेंसिटी पहले ज्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, फिर कम होते होते जीरो हो जाती है, फिर बढ़ जाती है ना। तो ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, ये ऐसे ये अपने आप में एक वेव का पैटर्न बन रहा है, देख रहे हो है ना, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अपने आप में एक वेव का पैटर्न बना रहा है।
और दिस वन पार्ट, जहां पर ये एक बार मैक्सिमम लेता है और एक बार मिनिमम लेता है, दिस वन पार्ट इज कॉल्ड बीट। तो हमें बीट इंटरवल यानी दो बीट्स के बीच में कितना टाइम है और बीट फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में कितनी बीट्स बन रही हैं, इसका डेरिवेशन करना होता है। तो मान लेते हैं एक वेव जो है वो है ए साइन ओमेगा 1t और दूसरी वेव है ए साइन ओमेगा 2t। सिर्फ ओमेगा का डिफरेंस है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो ओमेगा 1 हो गया 2 पाई न्यू 1, ओमेगा 2 हो गया 2 पाई न्यू 2, है ना। अब जब ये दोनों सुपर इंपोज करेंगी तो y1 प्लस y2, दिस प्लस दिस, ए कॉमन आ गया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, 2 cos c माइनस डी बाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2। समझ गए? अच्छा, वो 2 पाई वगैरह कॉमन ले लिया ना हमने। सो अगर मान लो हम ν1 माइनस ν2 बाई 2 को कुछ नाम दे दें VA, भाई होगी तो ये फ्रीक्वेंसी की ही टर्म ना, और ν1 प्लस ν2 बाई 2 को VB नाम दे दें, तो ये जो पीछे हमने लिखी बड़ी सी इक्वेशन उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप जानते हो वेव की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी और ए होता है उसका एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड। अगर मैं इसको कंपेयर करूं उस इक्वेशन से तो मैं ये देख रहा हूं ये है, ये पूरा ए का रोल प्ले कर रहा है ना, ये पूरा ए साइन ओमेगा टी है ना, ए साइन ओमेगा टी, यानी इसका एम्पलीट्यूड तो खुद टाइम का फंक्शन है, इसका एम्पलीट्यूड तो टाइम का फंक्शन है। तो ये एक ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड समय के साथ बदलेगा और वही वेव हमने बनाई। इसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड ही तो होता है, नॉर्मली जो वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है, यानी हर बार वो उतना ही ऊपर जाएगी, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड विद टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस इज वन बीट, दिस इज अनदर बीट। तो हम अगर बोलेंगे कि दो बीट्स के बीच में कितना इंटरवल है, तो हम ये बोलेंगे कि जो इंटेंसिटी इसकी हुई थी अब अगली बार उतनी ही इंटेंसिटी कब होगी। सो दिस विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम डिफरेंस बिटवीन द बीट्स विच इज कॉल्ड बीट इंटरवल। तो देखो यही तो है ना इसका एम्पलीट्यूड, यही तो है इसका एम्पलीट्यूड। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +-1, ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम है ना, और वो होती है n पाई पे, 0 पे, पाई पे। 0 पे cos 1 होता है, पाई पे -1, 2 पाई पे 1, 3 पाई पे -1, तो n पाई पे +-1 लेगा ये। cos से cos हटा दिया, 2 पाई न्यू टी इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कट गया, सो t क्या बचा? t बचा ये n अपॉन ν1 माइनस ν2, यानी n अपॉन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। ये आपको देगा बीट इंटरवल का एक्सप्रेशन। अगर आप n को मान लो, एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, है ना, ν1 है 250 हर्ट्ज, ν2 जो है वो है 240 हर्ट्ज, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस हो गया 10 का, तो n/10 हो गया आपका बीट इंटरवल। n को 1 पुट करो तो 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10, मतलब पहली बीट 1/10 पे, दूसरी 2/10 पे, तीसरी 3/10 पे, ऐसे। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुई? बीट फ्रीक्वेंसी हुई इसका रेसिप्रोकल, बीट फ्रीक्वेंसी हुई इसका रेसिप्रोकल। भाई अगर एक सेकंड में ऐसे देखो, ये कहां तक जाएगा? 10/10 तक जाएगा ना, तो अगर दो बीट्स के बीच में 1/10 का गैप है ना, दिस माइनस दिस करोगे तो 1/10, दिस माइनस दिस करोगे तो 1/10, यानी दो बीट्स के बीच में 1/10 सेकंड्स का गैप है, तो ऑब्वियसली एक सेकंड में 10 बीट्स बन रही। सो दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी, और वो 10 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? तो ये वही सारी कहानी दी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई, और जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी इन दोनों का डिफरेंस, यानी ν1 माइनस ν2। तो ये आपके सिलेबस में है डेरिवेशंस बच्चों। इसके अलावा डेरिवेशन है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस एंड लैप्लासिस करेक्शन। न्यूटन ने एक फॉर्मूला निकाला था फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, और लाप्लास ने उसको करेक्ट किया था क्योंकि उसमें थोड़ी सी गलती थी। ये डेरिवेशन सिलेबस में तो है नहीं, बट एनसीईआरटी में है, तो अगर आपके स्कूल में करवाया है तो आपको ये जरूर प्रिपेयर करना है। तो एक अलग से मेरा वीडियो है इस पे, वहां पे जाके आप प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके स्कूल में करवाया है और बोला है इंपॉर्टेंट है।
अगर नहीं करवाया है तो यहां तक आपके सारे डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए। प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।